वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने फेडरिक सोरेरियो की इमेज को और उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को डिस्कस किया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आपको पता होगा कि ये पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित बोरा और आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। बच्चों, ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, वो है नेशन स्टेट। कि आइडिया ऑफ नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट का मतलब होता है, नेशन स्टेट इज़ वन, एक ऐसा कंट्री जहाँ पर सारे लोग, जैसे एक देश के अंदर सारे लोग एक कॉमन आइडेंटिटी महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप में से ज़्यादातर बच्चे कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? क्लास 10th को। और दूसरा, हम सब क्या हैं? इंडियंस हैं। तो एक तरीके से हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, दैट इज़ वी आर इंडियंस, वी आर ऑफ क्लास 10, है ना कहीं एक कॉमन आइडेंटिटी है। सिमिलरली पुराने ज़माने में एक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर आप फ्रांस की बात ही कर लो तो वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे राज्य, एम्पायर्स निकले हुए थे। वो लोग अपने आप को एक कंट्री का पार्ट मानते ही नहीं थे। तो नेशन स्टेट का मतलब ये होता है जिसमें मेजॉरिटी, अ कंट्री और अ स्टेट इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, दे हैव अ कॉमन आइडेंटिटी, कुछ चीज़ कॉमन, या तो हमारा जिस लैंड में वो रहते हैं वो कॉमन हो, उनका फ्लैग कॉमन हो, लैंग्वेज कॉमन, समथिंग शुड बी कॉमन। दूसरा, शेयर्ड हिस्ट्री, उन सभी का एक सेम पास्ट होना चाहिए, तभी तो कॉमननेस आएगी ना। और ये कॉमननेस ऐसी ना हो, नेशन स्टेट बनता है हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब है जो कॉमननेस है, इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी बहुत पुराने टाइम से नहीं एग्जिस्ट कर रही है, बट इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल, जो कि समय के साथ मेहनत से, स्ट्रगल से जीती गई है, जिसमें लीडर्स ने मेहनत करी है, लोगों ने मेहनत करी, सिटीजन्स ने मेहनत करी है। अगर राइट अ शॉर्ट नोट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशन स्टेट आता है, तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने के लिए काफ़ी है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, इस स्लाइड। तो चलो शुरू करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस में किसका रूल था? किंग लुइस 16 का रूल था। ये किंग लुइस 16 है मोटा मोटा। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक बदलाव आया, बड़ा बदलाव आया, कि जो पावर थी वो मोनार्की से को अबॉलिश करके, मोनार्की से हट कर किसके पास चले गई थी? फ्रेंच सिटीजन्स के पास चले गई थी। ठीक है, देश बन रहा था, लोग आज़ाद हो गए थे कहीं ना कहीं, है ना। मोनार्की जो इतने समय से राजा का रूल रहा है जिस देश में, उस समय अचानक से अब जो पावर है, जो सरकार का कंट्रोल है, वो लोगों के पास आ गया। आज तक लोगों को लगता था राजा ही भगवान है, राजा ही ईश्वर है, ठीक है, वो डिवाइन है। अब बात ये हो गई कि वो जो डिवाइन, तो उनको लगता था कि राजा ही रूल कर सकता है इस देश में और कोई नहीं रूल कर सकता, बिकॉज ही हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गॉड हिमसेल्फ। बट जब ये फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद लोगों को लगा नहीं, इट इज़ द सिटीजन्स हु कैन ऑल्सो रूल द कंट्री। ठीक है, तो कैसे रूल करा जाए? तो ये जब देश बन रहा था, है ना, किस तरीके से हो रहा था, कैसे एक देश बन रहा था, उस देश को बनाने के लिए एक नेशन स्टेट बनाना था जहाँ पर लोग अपने आप को एक दूसरे से रिलेट करें, राइट। तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। उन्हीं स्टेप्स को का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बनता है, और वो ये है, देखो आप देखो, हाउ रेवोल्यूशनरीज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कॉमन आइडेंटिटी। जितने भी फ्रांस में रहने वाले लोग हैं, उनकी कॉमन आइडेंटिटी, अलग अलग नहीं, कॉमन आइडेंटिटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो CBSE 2015, 2018, इवन 2023 में भी एक क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन है। 5 स्टेप लिखिए, 3 मेजर्स लिखिए, ये, और इसके पॉइंट्स क्या होंगे। मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ बच्चों, आपको मैं बुक से भी बताऊँगा कि क्या किस तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू फाइंड ट्रबल राइटिंग और एक्सप्लेनिंग अ पॉइंट, तो उसको भी हम देख लेंगे। देखिए, ये 6 पॉइंट्स, ठीक है, ये जो 6 पॉइंट्स है बच्चों, यही तो हैं, यही आपको ध्यान रखना है। पहला, ला पात्रे एंड ले सितो, यानी क्या हैं ला पात्रे और ले सितो? यानी
फ्रांस में सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये है कि फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे प्रोड्यूस करी गई कि सारे लोग एक समान है, फ्रांस में रहने वाले सारे लोग बराबर हैं, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है, वो सारे फ्रांस के लोग हैं। तो क्या करा गया उसके लिए एक इमोशन उनके अंदर डाला गया, जैसे कनेक्शन, अ फीलिंग ऑफ कनेक्शन। ऐसा ही हमने इंडियाज़ नेशनलिज्म में भी करा है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2। उसमें भी लोग पहले अपने आप को इंडियंस नहीं फील करते थे। इंडिया में लोग अपने आप को अपने अपने लोकल आइडेंटिटी से जानते थे कि भाई मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं गायकवाड़ हूँ, और मैं बिहार का हूँ, कूच बिहार का हूँ, मैं बंगाल का हूँ। बट एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करी गई कि नो, वी ऑल आर इंडियन, सेम एज द केस वॉज फ्रांस। ला पात्रे मतलब होता है फादरलैंड। कहने का मतलब रिस्पेक्ट योर कंट्री एज योर फादर, दिस इज योर फादरलैंड। ले सितोयन यानी सिटीजन, सितोयन का मतलब होता है सिटीजन्स, कि कंट्री इज फादर एंड यू आर द सिटीजन्स। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जिसमें ट्राई कलर फ्लैग था, ठीक है, ब्लू, रेड और वाइट कलर होता है फ्रांस का। नेशनल असेंबली रिप्लेस्ड स्टेट जनरल। आपको पता होगा 9th क्लास में, आपको याद होगा कि 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था पूरा फ्रेंच की सोसाइटी, ओल्ड रेजाइम, और उसी में उसको रिप्रेजेंट करती थी स्टेट जनरल। जैसे पार्लियामेंट होती है ना, उस स्टेट जनरल को हटाकर कौन सी नेशनल असेंबली आ गई। न्यू हिम्स, ओथ एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। हिम्स का मतलब होता है सॉन्ग्स, ठीक है, जैसे हमारे देश में जनगण मन और वंदे मातरम बनाए गए थे, वैसे ही फ्रांस में मार्शलीज नाम का एक गाना है। ओथ जैसे होता है ना, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि आज से मैं ये काम नहीं करूँ, वैसे ही फ्रांस के नाम पर ओथ लेने जाने लगी। मार्टियर्स यानी शहीद लोग, जितने लोगों ने अपनी जीवन का बलिदान दिया इस फ्रांस को एक देश बनाने में, उनको सेलिब्रेट किया जाने लगा, उनके बलिदानों को सेलिब्रेट किया जाने लगा, उनको सम्मान दिया जाने लगा, ताकि देखो, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज पीपल। एक कनेक्शन करो कि जब ये लोग अपने लिए, तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते, तो व्हाई नॉट यू गाइस, ओके। और दूसरा आया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया पूरे फ्रांस के लिए। यूनिफॉर्म काइंड ऑफ लॉज आए। पहले फ्रांस में अलग अलग थे लॉज, बाद में ये एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, राइट। और फ्रेंच बिकेम अ कॉमन लैंग्वेज। पहले पूरे फ्रांस में अलग अलग और रीजनल डायलेक्ट्स बोले जाते थे। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब होता है स्क्रिप्ट्स। जैसे हमारी स्क्रिप्ट है ना, देवनागरी स्क्रिप्ट और अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती हैं, वैसे ही हर एक रीजन की अपनी रीजनल लैंग्वेजेस थी। लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज एज इट वाज स्पोकन इन पेरिस, जो पेरिस में बोली जाती थी, वो पूरे फ्रांस में इम्पोज कर दी गई। तो ला पात्रे ले सितोयन पहला पॉइंट, न्यू फ्रेंच फ्लैग, नेशनल असेंबली रिप्लेस्ड स्टेट जनरल, न्यू हिम्स एंड ओथ एंड मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और फ्रेंच बिकेम अ कॉमन लैंग्वेज। तो ये आपको याद रखना है। और इसको अगर आप बुक में देखना चाहें तो कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखिए। So the idea of La Patrie, the fatherland, and Les Citoyens emphasize a notion of united community enjoying equal rights under a constitution. ये पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा, a new French flag, the tricolor was chosen to replace the formal royal standard, यानी राजा के फ्लैग को हटाकर न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्राइकलर फ्लैग आया। तीसरा, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम द नेशनल असेंबली। एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन याद होगा। एक्टिव सिटीजन्स ने स्टेट जनरल को हटाकर नेशनल असेंबली को, बेसिकली एक्टिव सिटीजन्स ने मेंबर्स को चूज करा और उसका रीनेम कर दिया नेशनल असेंबली। तीसरा, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड। पहले राजा के नाम पर सारे गाने, सारी ओथ ली जाती थी, बट अब क्योंकि एक नया देश बन रहा था, तो नए गाने जिसमें देश का नाम है, मेरे देश की धरती, ओथ्स जिसमें नई ओथ्स लिए जाने लगी देश के नाम पर, और शहीद, राइट काइंड ऑफ शहीदों को कमेमोरेट करा जाने लगा, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। पांचवा, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड एंड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, सारे यूनिफॉर्म लॉज को इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। और इसमें ये हो जाएगा
लास्ट में इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर ऑल्सो अबॉलिश, अगर इसको लिखना चाहते हैं। यूनिफॉर्म वेट सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वॉज अडॉप्टेड, ये भी एक चीज़ करी गई थी। दूसरा, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। ये 6 पॉइंट। तो गाइस इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत की बात है नहीं। राइट, आगे बढ़ें। दूसरे नेक्स्ट पेज में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है सिविल कोड ऑफ 1804। ये नेपोलियन, जब नेपोलियन आया था 18, मोनार्की एक बार लुइस 16 के अंडर में थी, फिर वापस से नेशनल असेंबली के पास पावर चले गई थी, है ना। फिर वापस से जैसा स्टेबिलिटी इंडिया में रही है गाइस, वी शुड बी वेरी प्राउड कि एक बार अंग्रेजों को भगाया, वापस नहीं आए कोई भी दूसरा कंट्री हम पर कब्जा करने, उसके बाद से इंडिया ही चल रहा है। तो फ्रांस में ऐसा नहीं था, लुइस 16 गया, नेशनल असेंबली आई, नेशनल असेंबली गई, फिर वापस से मोनार्की आ गई, और कौन रूल करने लगा? नेपोलियन। तो जब नेपोलियन 1804 में रूलर ऑफ फ्रांस बना, एम्परर ऑफ फ्रांस बना, उसने कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस, कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज लगाए। उन्हीं लॉज को बोला जाता है सिविल कोड ऑफ 1804। क्या लॉज थे उसमें इसको बोला जाता है नेपोलियनिक कोड। ठीक है, उसने क्या करा कि कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी। अच्छी चीज़ें क्या थी वो देखिए। ही अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म से जितने भी लैंड लॉर्ड, अमीर लोगों को जो जो फ़ायदे मिलते थे कि भैया अमीर फैमिली में पैदा हुआ है या नोबल की फैमिली में पैदा हुआ है, बड़े घराने पैदा हुआ है, तो इसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये खूब सारे स्लेव्स को रख सकता है, इसके पास खूब सारा लैंड होगा, ये सारे प्रिविलेजेस, ये सारे फ़ायदे उसने बंद कर दिए। एंड इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसने सबको लॉ के समान इक्वल कर दिया, तो अच्छी चीज़ है, चलिए ठीक है। तीसरा, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेपोलियन ने वहाँ का, फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी सिंप्लीफाई करा। यानी फ्रांस ही नहीं बल्कि नेपोलियन का जो रूल था ना बच्चों, वो बहुत सारे देशों में, आसपास के स्विट्ज़रलैंड, इटली और ना जाने कुछ आसपास के कई सारे देश थे जहाँ पर नेपोलियन ने अपना रूल फ्रांस की आर्मी को भेज के कंट्रोल बना लिया था। तो उसने उन सारे एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी चेंज कर दिया। क्या? वहाँ पर फ्यूडल ड्यूज़ को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल ड्यूज़ मतलब लैंड लॉर्ड्स को जो आपको टैक्सेस देने पड़ते थे, उनको अबॉलिश कर दिया। प्लस सर्फडम, जो स्लेव्स होते हैं ना, सर्फडम मतलब स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया था। अबॉलिश करना मतलब ख़त्म करना। ये आपको मैं मार्किंग कराऊंगा तो उसमें से देख सकते हैं। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। गिल्ड मतलब नेपोलियन के आने से पहले, गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशन। सबसे पहले तो ये सुनिए, ठीक है, एसोसिएशन फॉर्म करना, टीम फॉर्म करना, कॉपरेशन फॉर्म करना, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन नेपोलियन जब रूल आया 1804 में, उसने इनको हटा दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम इम्प्रूव कर दिया और बिजनेस स्मूथली होने लगा। प्लस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट तो था ही था, उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। सिंगल करेंसी, क्योंकि फ्रांस में तुम्हें पता है 39 से भी ज़्यादा अलग अलग, हर एक छोटे छोटे एम्पायर की अपनी अपनी करेंसी थी, उसको सबको हटा दिया। उससे बहुत दिक्कत होती थी बिजनेस करने में, तो उसने उन सबको हटाकर एक सिंगल करेंसी को इंट्रोड्यूस करा। तो ये 5 पॉइंट हैं, नॉट इन डिटेल बट यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस। नेपोलियनिक कोड भी कहते थे सिविल कोड को, और ही अबॉलिश प्रिविलेजेस बाय बर्थ। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एंड सिंगल करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इस नेपोलियनिक कोड में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, बट उससे पहले हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, मैंने इसको बुक से ही, आपकी बुक से ले रखा है। ये देखिए सिविल कोड है, इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते थे। ही removed or abolished, did away with all privileges based on birth, established equality before law, secured right to property। डिटेल में लिखने के लिए आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, यानी लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम था उसको ख़त्म करा। दूसरा, पीजेंट जो स्लेवरी और मेनोरियल ड्यूज, जो मेनार्स होते थे ना, बड़े बड़े मेनार्स, वहाँ पर जो काम करना पड़ता था, उनको ख़त्म कर दिया, स्लेवरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। शहरों में, इन टाउन्स टू, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस फॉर रिमूव, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इम्प्रूव।
peasants artisan worker found a new kind of freedom. थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या बन जाएगा कि भाई यूनिफॉर्म वेट स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस, यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट एंड कॉमन नेशनल करेंसी। इसकी वजह से बहुत फ़ायदा होने लगा। वुड फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आप आई होप ये बिल्कुल लर्न करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब बस इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी इस नेपोलियनिक कोड में। वो क्या थी? इंक्रीज टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था। सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप का मतलब होता है कि जब आपको, जैसे आप देखते होगे, मूवी देखने जाते होगे पिक्चर हॉल वगैरह में, तो आप देखते होगे कि वहाँ पर सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है, सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन, राइट। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा सीन या ऐसा कोई डायलॉग विच कुड बैडली इन्फ्लुएंस द पब्लिक का, जिसको सरकार नहीं चाहती कि ऐसे बैड इन्फ्लुएंस पड़े पब्लिक पर या एज पर, तो उसको हटा दिया जाता है। और उससे वो सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है दैट दिस पिक्चर इज सेंसर बोर्ड सर्टिफाइड, हमने इसको पूरा रिव्यू कर लिया। आजकल इसलिए सेंसरशिप लगाई जाती है। बट उस टाइम पर नेपोलियन और लुई 16 के टाइम पर सेंसरशिप इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि अगर कोई बुक, नॉवल, न्यूज़पेपर में अगर कोई भी चीज़ राजा के खिलाफ लिखी जाती थी तो वो वो राजा उस पर सेंसरशिप लगा देता था, उसको पब्लिश ही नहीं करने देता था। एक तरीके से राइट टू फ्रीडम पर ये डायरेक्ट अटैक था, राइट टू स्पीच पर, सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर ये अटैक था। एक तरीके से वो करने नहीं दिया जाता था, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था नेपोलियन के रूप में। दूसरा, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, यानी जबरन रिक्रूटमेंट करना, ज़बरदस्ती जो लोग जाना भी नहीं जाते फ्रांस की आर्मी में, उनको ज़बरदस्ती धकेल के वो आर्मी में ले जाते थे, ठीक है, गांव से, शहरों से। तो ये सारी प्रॉब्लम थी नेपोलियन के रूल में 1804 के बाद जो आया, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिए हुए हैं बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी ज़रूर करिए बच्चों। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा और आपको वहीं PDF मिल जाएगा। डिटेल में कुछ भी क्वारी होती कमेंट करो बच्चों, कुछ तो करो, तभी तो पता लगेगा ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है भी या नहीं आ रहा।